For select your own subtitles, please follow the steps. हमारे देश में बहुत से काबिल बच्चे ऐसे हैं जो पैसे की कमी के कारण कंप्यूटर कोर्स नहीं कर पाते। हम क्वालिटी डिटेल कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें उपलब्ध कराना चाहते हैं। यदि आप हमारे वीडियो को पूरा देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो यूट्यूब की एल्गोरिदम इन वीडियो को उन तक पहुंचा देगी। आपका ये छोटा सा प्रयास बहुत से लोगों की जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में वीरे की लगभग हर प्रकार की लाइट के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद वीरे द्वारा प्रोवाइड की गई अलग अलग प्रकार के लाइटों के कंट्रोलों पर आपकी अच्छी पकड़ बन जाएगी। इस ट्यूटोरियल को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि वीरे की सेटिंग की जरूरी जानकारी, इसके अलावा इंटीरियर और एक्सटीरियर लाइटिंग के असेंशियल ट्रेनिंग आपको मिल जाए। वीरे लाइटिंग के बाद हम वीरे मटेरियल की डिटेल स्टडी करने वाले हैं। मटेरियल का टॉपिक जब हमारा खत्म हो जाएगा, तब तक हम कैमरा, लाइटिंग और मटेरियल सीख चुके होंगे। उसके बाद हम इंटीरियर और एक्सटीरियर पर एक्सपर्ट लेवल पर काम करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। यदि आप अभी बिगिनर हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। यदि आप किसी एक प्रकार के लाइट के बारे में जानना चाहते हैं तो शुरुआत में ही मैंने इंडेक्स दिया है। आप उस लाइट के सामने जो टाइम कोड दिया है, आप उस टाइम कोड पे जाकर सीधे उस टॉपिक को देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अब हम वीरे रेंडरिंग सेटअप के बारे में विस्तार से बात करेंगे। वीरे रेंडरिंग को ठीक से जानने का हमारा उद्देश्य एक अच्छी क्वालिटी की इमेज तैयार करना है। एक अच्छी क्वालिटी की इमेज वही निकाल सकता है जो उन सब तत्वों को भली-भांति जानता हो जो एक अच्छी इमेज का कारण होते हैं। अच्छी रेंडर इमेज को देखें तो हम उसे मोटे तौर पर 3 भागों में बाँट सकते हैं। पहला, उचित मात्रा में लाइटिंग। दूसरा, तस्वीर का क्लियर या साफ होना। तीसरा, मटेरियल और टेक्सचर का सिलेक्शन। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात है रेंडरिंग टाइम। चलिए सबसे पहले हम लाइटिंग के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अगर हम अपने आसपास के वातावरण को देखें तो हमें कई प्रकार के प्रकाश के सोर्स नजर आते हैं। जैसे कि दिन में बाहर सूरज। यदि दिन में हम कमरे के अंदर हों तो खिड़की भी एक प्रकार का लाइट का सोर्स होती है। रात को ट्यूबलाइट, बल्ब, स्ट्रीट लाइट, अन्य कई प्रकार के डायरेक्ट लाइट सोर्स होते हैं। लेकिन कुछ इनडायरेक्ट लाइट सोर्स भी होते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आप दिन में सूरज निकला हो और आप किसी बिल्डिंग की छांव में खड़े हैं, तो वहां पर सूरज की डायरेक्ट किरणें नहीं पड़ती, फिर भी आपको सब नजर आता है। दिन में आप कमरे में बल्ब न जलाएं, इतना प्रकाश रहता है कि आप देख सकें। ठीक ऐसे ही सुबह और शाम के समय होता है जब सूरज की किरणें नहीं होती, लेकिन इतना प्रकाश होता है कि हम सब देख सकें। दिन में बिल्डिंग की छांव में हम खड़े होते हैं तो आसपास की कई जगहों से प्रकाश टकराकर हम तक पहुंचता है, जिसके कारण हम आसपास की चीजों को देख पाते हैं। प्रकाश का अन्य चीजों से टकराकर इधर-उधर फैलना ग्लोबल इल्यूमिनेशन कहलाता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम जीआई बोलते हैं। प्रकाश फोटॉन्स के माध्यम से चलता है और फोटॉन्स जहां टकराते हैं उस जगह को प्रकाशित करते हैं और वापस बाउंस बैक मारते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान फोटॉन्स अपना प्रकाश खो देते हैं और फोटॉन्स जिस चीज से टकराते हैं उस जगह का थोड़ा सा रंग अपने प्रकाश में घोल लेते हैं। मान लो सफेद फर्श है और लाल दीवार। यदि प्रकाश लाल दीवार से टकराकर सफेद फर्श पर आता है तो सफेद फर्श पर हमें हल्के लाल रंग की रोशनी दिखाई देगी। फोटॉन्स के अपने रास्ते में टकराने की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती। हर बार टकराने के बाद वो अपना प्रकाश खो देता है और सरफेस से कलर उठाने की अपनी क्षमता को भी खोता है। फोटॉन्स की ये जो प्रकृति होती है, ये कृत्रिम लाइट और प्राकृतिक लाइट सोर्स में समान होती है। वीरे में वो सभी प्रकार के लाइट सोर्स दिए हैं जो हमें रियल दुनिया में दिखाई देते हैं। अब किसी भी सीन को दिखाई देने के लिए वहां पर ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। उस ऑब्जेक्ट की मौजूदगी लाइट सोर्स से टकराने के कारण वहां के वातावरण को प्रभावित करती है। लाइट जिस प्रकार से हमारी धरती पर काम करती है, अंतरिक्ष में लाइट वैसा काम नहीं करती क्योंकि वहां पर वातावरण नहीं है। धरती से आसमान नीला नजर आता है, लेकिन अंतरिक्ष में सूरज का प्रकाश होने के बावजूद वहां आसमान की जगह काला रंग दिखाई देता है। तो जहां हम 3D में अलग-अलग प्रकार की चीजों का प्रयोग करते हैं, जैसे फर्श, ग्राउंड, बाहर की तरफ पेड़-पौधे, कमरे के अंदर फर्नीचर, दीवारें, ये सब चीजें वीरे लाइटिंग के साथ मिलकर एक रियल एनवायरनमेंट बनाती हैं। यहाँ पर लाइट सोर्स और सीन में यूज होने वाले 3D मॉडल, ये 2 प्रकार की चीजें हमारे पास मौजूद होती हैं। लाइट के हमारे पास कंट्रोलर है, 3D मॉडल पर अप्लाई टेक्सचर और मटेरियल के भी हमारे पास कंट्रोलर होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात अच्छी है, मटेरियल और टेक्सचर की हमारे पास लाइब्रेरी होती है। जब हम रेंडरिंग की सेटिंग के बाद किसी भी सीन को रेंडर करते हैं, तो सीन के रेंडर की ड्यूरेशन कई बात पर निर्भर करती है। पहला, हमारे सीन का साइज क्या है। दूसरा, यदि किसी पैरामीटर को 10 पर सेट करने के बाद
हम इमेज की वो क्वालिटी प्राप्त कर लेते हैं जो हमें चाहिए, तो वहाँ पर 20, 50 या 100 अमाउंट भरने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उससे इमेज की क्वालिटी नहीं बढ़ेगी, वो पहले ही बेस्ट पर है, बल्कि रेंडरिंग का टाइम बढ़ जाएगा। एक और उदाहरण देता हूँ, यदि आपने 2 मिरर आमने-सामने लगा दिए, तो उनका आपस में रिफ्लेक्शन अनंत तक हो जाएगा। आपका प्रोसेसर उसी की कैलकुलेशन में लगा रहेगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि रेंडरिंग का टाइम क्यों लग रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आप वीडियो के कह सकते हैं कि 3 बार से ज़्यादा रिफ्लेक्शन मत कैलकुलेट करना। हो सकता है सीन में हमें उससे ज़्यादा की ज़रूरत ही ना हो। इसी प्रकार से जब हम मटेरियल के अंदर टेक्सचर लगाते हैं, तो उसका साइज़ क्या है? मान लो पूरे रूम का एक सीन है और टेबल पे एक छोटा-सा कप रखा है। उस कप पर एक टेक्सचर अप्लाई है और टेक्सचर की जो सोर्स फाइल है, उसका साइज़ है 200 एमबी। तो रेंडरिंग के टाइम प्रोसेसर को 200 एमबी को पूरा कैलकुलेट करना होगा। हो सकता है कि 200 केबी की इमेज अच्छे टेक्सचर के रूप में वहां नजर आए, तो 200 एमबी की इमेज की क्या जरूरत? तो रेंडरिंग की सेटिंग के समय इन बातों का ध्यान हमें रखना होता है। इसके अलावा एक और फैक्टर है जिसकी वजह से बच्चों का रेंडरिंग की सेटिंग में बहुत समय बर्बाद होता है। वो है वीरे के कंट्रोलर के जो टेक्निकल वर्ड हैं, उनकी मीनिंग का ना पता होना। उदाहरण के तौर पर वीरे में कॉमन यूज होने वाले कुछ शब्दों को मैं यहाँ बोलता हूँ। आप अपने मन में सोच कर बताना कि आपको इनका असली मतलब पता है और ये हमारी रियल जिंदगी में कहाँ पाए जाते हैं। शब्द इस प्रकार है, सुनो। आईपीआर, फोर्स प्रोग्रेसिव सैंपलिंग, सब डिवीजन, थ्रेशोल्ड, ब्रूट फोर्स, लाइट केस। जो बच्चे स्थानीय भाषा बोलते हैं वो इनका अर्थ नहीं जानते। जिस चीज का आप अर्थ नहीं जानते हो उनको समझना असंभव होता है। मैंने कुछ देर पहले जीआई लाइट के बारे में आपको बताया था। तो इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको पता नहीं था कि बाहर धूप निकलती है तो लाइट बाउंस होकर कमरे के अंदर आती है और कमरे के अंदर उजाला हो जाता है। इस प्रकार के लाइट को हम जीआई या ग्लोबल इल्यूमिनेशन कहते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप वास्तव में उन चीजों के बारे में जानते तो हैं जो हमारे आसपास हैं, लेकिन उनके लिए किन टेक्निकल शब्दों को यूज किया जाता है ये आपको नहीं पता होता। तो इस छोटी सी कमी के कारण कुछ सामान्य बच्चे बहुत पीछे छूट जाते हैं। देखिए, ये ट्यूटोरियल केवल शहर में रहने वाले बच्चों के लिए नहीं है, उन बच्चों के लिए भी है जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं। इसलिए मुझे इतना खोलकर समझाना पड़ रहा है। मैं एक 2.5 मिनट का वीडियो बनाकर भी आपको कंट्रोलर की सेटिंग और पैरामीटर के बारे में बता सकता हूँ। लेकिन वो सेटिंग 3D मैक्स के अलग-अलग फाइल के अंदर हमेशा एक अच्छा रेंडर नहीं देगी। सीन को 3D मैक्स की फाइल के हिसाब से सेट करना होता है। इसलिए आपको सभी टूल और उसका वहां होने का कारण भी पता होना चाहिए। इसलिए मैं टूल की सेटिंग ही नहीं, उसका अर्थ भी समझाऊंगा ताकि आपको पता चल जाए ये रियल लाइफ में कहाँ मौजूद होते हैं। तभी आप इन्हें आसानी से याद कर पाओगे। इससे पहले कि वीडियो समाप्त करें, जीआई का एक एग्जांपल देख लेते हैं। उसके लिए मैंने ये सीन तैयार किया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको इस लाइट सोर्स के बारे में बता देता हूँ। इसमें हमने कोई सेटिंग नहीं की है। इसके आप मॉडिफायर में जाके देखिए। ये वीरे लाइट हमने यहाँ से ली थी। बस इसको डिस्क में कन्वर्ट कर दिया हमने, प्लेन की जगह। यदि हम इसे प्लेन कर लेंगे तो इस तरीके की नजर आएगी। तो हमने इसको यहाँ पर सिर्फ डिस्क में कन्वर्ट किया हुआ है अभी। इसके अलावा कैमरे को भी देख लेते हैं थोड़ा। कैमरे को सिलेक्ट कीजिए, मॉडिफायर में जाइए। यहाँ पे हमने कैमरे की कोई भी सेटिंग को चेंज नहीं किया है। सिर्फ एफ नंबर जो है 8 से घटाकर हमने 6 कर दिए हैं और शटर स्पीड 200 से घटाकर 50 कर दी है। इसके अलावा हमने कोई चेंज नहीं किया। चलिए इस सेटिंग के साथ एक रेंडर निकालते हैं। सबसे पहले तो इस कैमरा व्यू को मैक्सिमाइज कर लेते हैं। इसके बाद रेंडरिंग सेटअप को खोलते हैं, जीआई में जाते हैं। जीआई में बाय डिफॉल्ट हमेशा ऑन होती है, लेकिन मैंने इसे अभी ऑफ कर रखा है। चलिए जब इसको ऑफ करते हैं तो देखते हैं किस तरीके का रेंडर निकलता है। ये रेंडर कंप्लीट हो चुका है। अब जीआई को ऑन करके फिर एक रेंडर निकालते हैं। ये वाला रेंडर हमने सेव कर लिया है, यहाँ पे सेव हो चुका है। ये रेंडर भी कंप्लीट हो चुका है। वेरे सेटिंग को एक बार देखते हैं। वेरे सेटिंग में यहाँ पे सेकंड बाउंस जो था वो नन है। एक बार सेकंड बाउंस के साथ भी एक रेंडर और निकाल लेते हैं, फिर तीनों रेंडर को आपस में कंपेयर करेंगे और उनके बीच में क्या अंतर आया है इसको देखेंगे। अभी तीसरा रेंडर भी कंप्लीट हो गया है। अब इनको आपस में कंपेयर करके देखते हैं। सबसे पहले उस इमेज को देखते हैं जिसमें हमने जीआई ऑन नहीं किया था, वो ये वाली इमेज है। और दूसरे ऑप्शन में उस इमेज को रखते हैं जिसमें हमने जीआई ऑन करा था पहली बार, वो ये वाली इमेज है ये। देखिए इस इमेज में जीआई ऑन नहीं है। इस इमेज में आप देख पा रहे हैं हमें सीलिंग भी नजर नहीं आ रही है।
इस ऑब्जेक्ट के नीचे का एरिया भी नजर नहीं आ रहा है, इस बॉक्स के साइड का ये एरिया भी नजर नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो लाइट सोर्स है हमारा, इससे लाइट निकल के इस दीवार से तो टकराई, लेकिन दीवार से टकराने के बाद वो बाउंस नहीं हुई। बाउंस ना होने की वजह से हमें ये एरिया नजर नहीं आ रहा है, ना ही इसके नीचे का। अब देखिए, जब हमने जीआई ऑन कर दिया था, उसके बाद किस प्रकार का रेंडर आया। यहाँ पे आप लाइट के बाउंस को देख पा रहे हैं। लाइट यहाँ से निकली, इस दीवार से टकराई, और इसके बाद बॉक्स के इस एरिया से टकराई। ये एरिया भी इल्यूमिनेट हो गया है। इससे पहले हमें छत भी नजर नहीं आई थी, छत भी दिखने लगी है। इस ऑब्जेक्ट के नीचे का एरिया भी हमें नजर नहीं आ रहा था, वो भी नजर आ रहा है। आपने एक बात और नोट की होगी कि ये एरिया में हल्का सा आपको रेडिश नजर आ रहा होगा। वो इसलिए लाइट के फोटोन्स जब बाउंस होके इस तरफ आए, तो उन्होंने इस दीवार का कुछ रेड कलर भी उठा लिया था। उसी रेड कलर की वजह से ये एरिया भी हमें थोड़ा थोड़ा सा रेडिश नजर आ रहा है। इसी प्रकार से हम इस एरिया को देखते हैं, क्या ये ग्रीनिश नजर आएगा? हाँ, आप देख पा रहे हैं ये एरिया ग्रीनिश नजर आ रहा है। चलिए अब इस वाली इमेज के साथ हम लास्ट वाला जो हमने रेंडर निकाला था उसको कंपेयर करते हैं। अब आप देख पा रहे हैं ये एरिया और ज्यादा ब्राइट हो गया है, क्योंकि हमने जो लास्ट इमेज रेंडर की थी उसमें हमने सेकंड बाउंस भी ऑन कर दिया था, जिसकी वजह से एरिया और ज्यादा ब्राइट हो गया है, क्लियर हो गया है और विजिबल हो गया। आपने देखा हमने वीरे में लाइट की सेटिंग के कोई बहुत ज्यादा पैरामीटर ऑन नहीं किए थे। केवल हमने जीआई को ऑन करा और सेकंड बाउंस को भी ऑन करा है। इसके अलावा हमने किसी भी पैरामीटर को नहीं छेड़ा, ना कैमरा सेटिंग छेड़ी है, ना लाइट की सेटिंग छेड़ी है। उसके बावजूद भी हमें इतना अच्छी इमेज मिल रही है। इस सीन में आप देख रहे हैं यहाँ पे रेडिश और यहाँ पे ग्रीनिश नजर आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि ये दीवार जो है हमारी रेड है और ये ग्रीन है। लेकिन जब ये रियल एनवायरनमेंट हो, जब यहाँ पे फर्नीचर होगा, पर्दे लटके होंगे, डिफरेंट तरीके के अलग अलग कलर होंगे, तो वहां से जब लाइट बाउंस होकर आएगी, तो हमारा एनवायरनमेंट एकदम ओरिजिनल लगेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको जीआई का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे के कुछ वीडियो में हम लाइट के पैरामीटर और वीरे की दूसरी सेटिंग के बारे में विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हाँ, जो नए बच्चे 3D मैक्स सीख रहे हैं, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, इस वीडियो में हम वीरे इंटीरियर लाइट के सेटअप के बारे में बात करेंगे और उन सभी कंट्रोलर के बारे में जानेंगे जो एक अच्छे रेंडर निकालने में सहायक होते हैं। ये वीडियो लाइटिंग और इमेज की क्वालिटी पर आधारित होगा। आपको समझाने के लिए मैंने इस सीन में सनलाइट और खिड़की पर वीरे लाइट लगाई है। इन दोनों लाइटों के पैरामीटर में कोई चेंज नहीं किया। इस सीन में एक वीरे फिजिकल कैमरा भी है। उसकी शटर स्पीड 200 से घटाकर 50 कर दी गई है। इसके अलावा कैमरे की सेटिंग में कोई चेंज नहीं है। सबसे पहले वीरे डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ रेंडर निकालेंगे। इसके बाद एक-एक करके इमेज की क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे, ताकि आप आसानी से वीरे की लाइटिंग की सेटिंग को समझ जाएँ। तो सबसे पहले कैमरा व्यू को बड़ा कर लेते हैं। अब वीरे सेटअप को खोलते हैं। अब जीआई टैब को ऑन करके देखते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं जीआई बाय डिफ़ॉल्ट ऑन है और प्राइमरी इंजन में ब्रूट फोर्स सेलेक्ट है और सेकेंडरी इंजन में कुछ भी सेलेक्ट नहीं है। इससे पहले कि आगे बढ़े, प्राइमरी इंजन और सेकेंडरी इंजन को समझ लें। प्राइमरी इंजन लाइट सोर्स से निकलने वाले फोटॉन्स को पहली बार सरफेस पर टकराने तक और वहां जहां वह फोटोन टकराया है, उस जगह को चमकाने या रोशनी देने तक की कैलकुलेशन करता है। सेकेंडरी इंजन लाइट के जो फोटॉन्स हैं उनके सतह से टकराने के बाद अब वो कितनी बार बाउंस होंगे, बाउंस के बाद जब वो दोबारा किसी सरफेस से टकराएंगे तो कितना प्रकाश करेंगे। इसके अलावा बाउंस के दौरान टकराने वाली सतह से उसका कितना कलर प्रकाश में घोलकर फैलाएंगे, ये सब सेकेंडरी इंजन के द्वारा निर्धारित होता है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, प्राइमरी इंजन में ब्रूट फोर्स सेलेक्ट है। यहाँ पर ब्रूट फोर्स का मतलब है ग्लोबल इल्यूमिनेशन। ग्लोबल इल्यूमिनेशन जीआई की कैलकुलेशन की कई विधियां हैं, उनमें से एक ब्रूट फोर्स भी है। लाइट सोर्स से निकलने वाला प्रकाश हमारे सीन के किस पिक्सल को कितना प्रकाशित करेगा, ये ब्रूट फोर्स की कैलकुलेशन ही डिसाइड करती है। यहाँ नीचे ब्रूट फोर्स के कंट्रोलर दिए हुए हैं, जरा इनको खोल कर देख लेते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं ब्रूट फोर्स के बाउंस अभी एक्टिव नहीं है, क्योंकि सेकेंडरी इंजन अभी कोई सिलेक्ट नहीं है। चलिए डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ एक रेंडर निकाल लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर
हमारी इमेज 3 मिनट 47 सेकंड में रिकॉर्ड हुई है डिफॉल्ट सेटिंग के साथ। इस इमेज को जूम करके इसकी क्वालिटी चेक करते हैं। आप देख पा रहे हैं दीवार पर काफी नॉइज है। इस नॉइज को ठीक करना काफी आसान है। आप वीरे के टैब में जाइए। यहाँ पर प्रोग्रेसिव इमेज सैम्पलर है। इसके अंदर मिनिमम सब डिवीजन और मैक्सिमम सब डिवीजन दिया है। सब डिवीजन क्या होते हैं? 3D मॉडल का जो सरफेस होता है उसको अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है। जितने ज्यादा कम भागों में उसे बांटा जाएगा, उसकी डिटेलिंग और क्वालिटी उतनी ही कम होगी। और उसको जितने ज्यादा भागों में बांटा जाएगा, उसकी उतनी ही ज्यादा डिटेलिंग और क्वालिटी होगी। इसका कॉन्सेप्ट ठीक वैसा ही है जैसे फोटोशॉप में हम हाई रेजोल्यूशन के लिए डॉट पर इंच 72 से बढ़ाकर 150 कर देते हैं। यहाँ डॉट का मतलब पिक्सल्स है। जब हम हाई रेजोल्यूशन वाले कैमरे से फोटो लेते हैं तो हम फोटोग्राफ में भी छोटी छोटी चीजों को डिटेल से कैप्चर कर लेते हैं। अब आप इसको ऐसे समझो, लाइट का एक फोटोन सरफेस के जितने हिस्से को प्रकाशित करता है, उस एरिया को हम सब डिवीजन कहते हैं। यदि उतने एरिया में एक फोटोन की जगह 50 फोटोन्स पड़े तो उतने एरिया में 50 सब डिवीजन हो जाएंगे और उनके अंदर उतने एरिया को डिटेल से प्रकाशित करने की क्षमता होगी, जिससे कि उस एरिया को हम डिटेल से देख पाएंगे और हमारी इमेज की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। तो ये तो हुई सब डिवीजन की बात। इसके नीचे दिया है नॉइज थ्रेशोल्ड। नॉइज उन पिक्सल्स को कहते हैं जो हमारी इमेज में ब्लर होते हैं या लाइट की कमी के कारण उनकी डिटेल कैमरे तक नहीं पहुंच पाती। तो थ्रेशोल्ड में यहाँ पर एक ऐसी लिमिट है जिसे सेट करके हम वीडियो को यह कह सकते हैं कि पिक्सल की लाइट की डिटेल इससे नीचे नहीं जानी चाहिए। तो वीडियो को सब डिवीजन बढ़ाने और इमेज की प्रत्येक पिक्सल की डिटेल को कैप्चर करने के लिए और कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। इससे रेंडरिंग टाइम बढ़ जाता है। इसलिए जितनी आवश्यकता हो उतने ही सब डिवीजन बढ़ाने चाहिए। यहाँ मैं मैक्सिमम सब डिवीजन को 12 से बढ़ाकर 40 कर रहा हूँ और नॉइज थ्रेशोल्ड को घटाकर 0.007 कर रहा हूँ। चलिए इस सेटिंग के साथ एक रेंडर निकालते हैं। आपको याद होगा पिछली इमेज हमारी 3 मिनट 47 सेकंड में निकली थी और ये इमेज हमारी लगभग 14 मिनट और 37 सेकंड में निकली है। तो आपने देखा सेटिंग चेंज करने के बाद रेंडरिंग टाइम भी कितना ज्यादा बढ़ गया है। चलो हमने ये दोनों इमेजें यहाँ पे सेव कर ली हैं। ये पहली वाली इमेज है, ये दूसरी वाली। अब इनको आपस में कंपेयर करके देखेंगे। दीवार पर आप देख पा रहे होंगे दूसरा रेंडर जो निकाला वो पहले रेंडर से ज्यादा साफ नजर आ रहा है। लेकिन समस्या है कि रेंडरिंग टाइम हमारा 4 गुना ज्यादा बढ़ गया है। क्या ऐसी कोई सेटिंग है जिससे टाइम भी कम लगे और इमेज की क्वालिटी भी बढ़ जाए? चलिए ऐसी एक सेटिंग के बारे में जानते हैं। इसके लिए एक बार फिर रेंडरिंग सेटअप खोल लेते हैं। पिछली बार जीआई प्राइमरी इंजन ब्रूट फोर्स सेलेक्ट किया था। इस बार हम इसकी जगह इरेडियंस मैप यूज करेंगे। देखिए ब्रूट फोर्स और इरेडियंस मैप, इन दोनों इंजन में हमें फर्क पता होना चाहिए। ब्रूट फोर्स सीन के प्रत्येक पिक्सल की रोशनी को प्रत्येक लाइट सोर्स से सीधे हिट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह समझने में तो सरल है, लेकिन बहुत ही मेहनत वाला काम है जो बड़े और फैले हुए सीन के लिए अधिक समय लेता है। इरेडियंस मैप एक प्री कैलकुलेट लाइटिंग सेटिंग है जिसमें लाइट एरिया और शैडो एरिया की जानकारी को ग्रिड में तैयार किया जाता है, जिससे रेंडरिंग की गति तेज हो जाती है। तो हमने रेंडरिंग के दौरान किसी भी प्रकार की कोई ग्रिड नजर नहीं आई थी, लेकिन इरेडियंस मैप इंजन सेलेक्ट करने के बाद हम उसे बकेट के रूप में देख सकते हैं। इन दोनों लाइट इंजन में हम फर्क इस प्रकार भी देख सकते हैं कि ब्रूट फोर्स रेंडरिंग सबसे अधिक समय लेती है, क्योंकि यह प्रत्येक पिक्सल की रोशनी को प्रत्येक लाइट सोर्स से हिट कराने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। जबकि इरेडियंस मैप पहले से तैयार लाइटिंग डेटा का उपयोग करती है जो रेंडरिंग की गति को बढ़ा देता है। मतलब हमारा सीन बहुत छोटा है या हमारा फोकस किसी एक ऑब्जेक्ट पर है, हमें केवल उसे ही रेंडर करना है डिटेलिंग के साथ, तो वहां पर ब्रूट फोर्स यूज किया जाता है। जबकि इरेडियंस मैप बड़े और विस्तृत सीन के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जब तेज रेंडरिंग की आवश्यकता होती है। ब्रूट फोर्स की जगह यहाँ इरेडियंस मैप को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब वीरे टैब को ऑन कर लेते हैं। प्रोग्रेसिव इमेज सैम्पलर के रोल आउट में मैक्सिमम सब डिवीजन 40 और नॉइज थ्रेशोल्ड को 0.007 पर ही रहने देते हैं। बस इसी सेटिंग के साथ एक रेंडर निकाल लेते हैं। टाइम नोट कीजिए, हमारा पूरा रेंडर मात्र 1.5 मिनट के अंदर निकल गया है।
अब इन दोनों इमेज को आपस में कंपेयर करके देखते हैं। इधर वाली इमेज जो है ये हमारी 14 मिनट और 17 सेकंड के आसपास निकली थी, और और जो इधर वाली इमेज ये हमारी निकली 1.5 मिनट में। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो 1.5 मिनट वाला जो रेंडर है वो 14 मिनट वाले रेंडर से ज्यादा साफ है। अभी तक जो हमने रेंडर निकाले हैं वो प्राइमरी इंजन के साथ निकाले हैं। चलिए एक रेंडर और निकालते हैं सेकेंडरी इंजन के साथ। सेकेंडरी इंजन ऑन करने के बाद देखते हैं कि इस इमेज में क्या फर्क नजर आता है। सेकेंडरी इंजन में हम लाइट केस को यूज कर रहे हैं, किसी भी सेटिंग को नहीं छेड़ेंगे अभी हम, और एक रेंडर निकालते हैं। सेकेंडरी इंजन में लाइट केस लेने के बाद जब हमने रेंडर निकाला तो ये 1 मिनट 10 सेकंड में कंप्लीट हो गया। चलिए इसको भी पुरानी इमेज के साथ कंपेयर करके देखते हैं। इसमें नॉइज बिल्कुल नहीं है। सेकेंडरी इंजन में लाइट केस रखने के बाद जब हमने उसे ऑन किया है तो इस सीन में हम देख पा रहे हैं कि लाइट काफी ब्राइट हो गई है, और इमेज को उन हिस्सों तक भी पहुंच गई जहां पे वो पहले नहीं पहुंच पा रही थी। आप इस सोफे के इस वाले एरिया को देखिए, यहाँ पे आपको लाइट के बाउंस आराम से नजर आ जाएंगे। तो इस प्रकार हमने देखा सेकेंडरी इंजन जब हमने ऑन किया तो लाइट बाउंस होकर किस प्रकार से पूरे एनवायरनमेंट को इल्यूमिनेट कर देती है। इससे हमारी इमेज की क्वालिटी इंप्रूव हो गई। जीआई के जो प्राइमरी इंजन और सेकेंडरी इंजन है, इनके सभी पैरामीटर को हम अगले चैप्टरों में देखेंगे जब हम इन पर डिटेल से काम करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। और जो नए बच्चे 3D मैक्स सीख रहे हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। याद रखो, आप देश की इकाई हो। यदि आप अपनी स्किल बढ़ाते हो तो देश एक कदम आगे बढ़ जाता है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने रेंडरिंग सेटअप में जाकर लाइटिंग की जो बेसिक सेटिंग होती है उसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। इस वाले वीडियो में वी रे लाइटिंग के बारे में बात करेंगे। वी रे लाइट के सभी टाइप यहाँ पर दिए हुए हैं। ये हमारी प्लेन लाइट है, ये डूम लाइट है, ये स्फेयर लाइट है, ये मैश लाइट है। मैश लाइट का मतलब होता है हम इसमें से किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके उसे लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके नीचे ये आईईएस लाइट दी है। आईईएस लाइट का मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। इस प्रकार के लाइट को आईईएस लाइट कहते हैं। ये दीवारों पे लगने वाली फॉल लाइट है। इस लाइट की खास बात ये होती है कि इसके आगे जो लेंस लगे होते हैं उसी के हिसाब से लाइट ये रिफ्लेक्ट करती है। लेकिन वीरे में हम इस लाइट में लेंस का नहीं बल्कि एक मैश का उपयोग करते हैं। इस लाइट के बारे में एक डिटेल का पूरा वीडियो बनाऊंगा। अभी फिलहाल आप इसके बारे में इतना ही जान लीजिए कि ये फॉल लाइट है जो कि दीवारों पर लगाई जाती है। उसके बाद सनलाइट है। इसके लिए भी मुझे एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, और ये एम्बियंस लाइट है। इसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी हम प्लेन लाइट को देखते हैं। सबसे पहले हम प्लेन लाइट को सिलेक्ट करते हैं और नीचे की लाइट को क्रिएट कर लेते हैं। इस लाइट को थोड़ा सा ऊपर उठा लेते हैं। इसके मॉडिफायर में जाते हैं। मॉडिफायर में इस लाइट के टाइप यहाँ दिए हुए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं डोम, स्फेयर, मैश और डिस्क। इन सारी लाइटों के डायरेक्ट ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएंगे। लेकिन इसमें एक लाइट है डिस्क लाइट, जो कि यहाँ पर नहीं है। डिस्क लाइट बेसिकली प्लेन लाइट का ही राउंड वर्जन है। यदि हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं तो हमारी प्लेन लाइट जो है वो राउंड में कन्वर्ट हो जाएगी। चलिए इस डिस्क लाइट को सबसे पहले हम मैच लाइट में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैच सेलेक्ट करेंगे। ये लाइट हमारी अभी मैच लाइट में कन्वर्ट हो चुकी है। अब इसमें से किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाकर हम लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें मैच लाइट में जाना पड़ेगा।
यहाँ पर पिक मैस्क का ऑप्शन दिया हुआ है, इसको एक्टिव करके किसी भी ऑब्जेक्ट या मॉडल को सिलेक्ट करके उसे लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, हम इसको लाइट में कन्वर्ट करेंगे। मान लीजिए आपके पास कोई प्रोजेक्ट आया है, किसी बार का आपको गेट डिजाइन करना है, उसके ऊपर लाइट से कुछ लिखा हुआ है, तो आप वी रे लाइट से उस टेक्स्ट को किस तरीके से इल्यूमिनेट करेंगे, वो हम यहाँ पे सीखेंगे अभी। इससे पहले कि इसको सिलेक्ट करें, मैं इस टेक्स्ट के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये हमने टेक्स्ट टूल से लिखा था। टेक्स्ट टूल से लिखने के बाद इनेबल इन रेंडर, इनेबल इन व्यू कोड हमने चेक इन कर लिया था। उसके बाद हमने इसको जितनी थिकनेस की जरूरत थी उतनी थिकनेस देकर इसको एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट कर दिया है। चलिए पिक मैश को एक्टिव करते हैं और यहाँ से इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। आपने देखा जो लाइट सोर्स था वो अब चला गया है यहाँ से, ये हमारा लाइट सोर्स बन गया है। यदि हम अभी इसको रेंडर करें तो काफी ब्राइट होगा, तो पहले हम इसका मल्टीप्लायर थोड़ा कम कर लेते हैं। 30 से घटाकर हम इसे 12 कर देते हैं। 12 नहीं, 15 कर देते हैं। और यहाँ से कोई डिफरेंट कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। और इसे दीवार से थोड़ा सा बाहर की तरफ ले आते हैं। अब रेंडर कर देते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारा टेक्स्ट जो है लाइट में कन्वर्ट हो गया है। चलिए इस विंडो को अभी बंद कर देते हैं। यदि आपने इसमें से किसी भी ऑब्जेक्ट को चुना होता तो वो भी इसी प्रकार से इल्यूमिनेट करता। आप जानते हैं हम इस टेक्स्ट को लाइट में कन्वर्ट कर चुके हैं। यदि अब हम इसे वापस प्लेन में कन्वर्ट करना चाहें तो हमारा वो वाला मैच चला जाएगा। तो इससे अच्छा तरीका है कि हम कंट्रोल जेड करके वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ जाएं। इस बार हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को लाइट सोर्स बना के देखते हैं। उसके लिए इसे वापस मैश लाइट में कन्वर्ट कीजिए, पिक मैश को एक्टिव कीजिए और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। अभी ऑब्जेक्ट हमारा लाइट सोर्स बन गया है। यदि हम अभी रेंडर निकालें तो ये उसी तरीके से इल्यूमिनेट होगा जिस तरीके से हमारा टेक्स्ट हुआ था। इसके एक दूसरे ऑप्शन को देख लेते हैं यहाँ पर, एक्सट्रैक्ट मैश एज ए नोड। यदि आप इसको सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये उस मैश की कॉपी बनाकर उसको लाइट सोर्स में कन्वर्ट कर देता है। अब इसका एक बार रेंडर निकालिए। तो आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से उसने दूसरे ऑब्जेक्ट को लाइट सोर्स में कन्वर्ट कर दिया है। चलिए इस विंडो को क्लोज कर देते हैं। कंट्रोल जेड दबाकर अपनी वापस पुरानी स्थिति में आ जाते हैं। तो हमने सबसे पहले प्लेन सेलेक्ट किया हुआ था। इस प्लेन के सबसे महत्वपूर्ण जो पैरामीटर है, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। पहला है मल्टीप्लायर। इसके द्वारा हम अपने लाइट सोर्स के इल्यूमिनेशन को बढ़ाते हैं। इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखिएगा कि लाइट सोर्स हमारा जितना बड़ा होगा आकार में, ये उतनी ही लाइट प्रोड्यूस करेगा। तो दो तरीके हैं लाइट को बढ़ाने के। एक तो हम मल्टीप्लायर के थ्रू बढ़ा सकते हैं, दूसरा इसके साइज को बढ़ाकर हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन उस कंडीशन में जब हमने इस प्लेन को खिड़की पे लगा रखा है जो लाइट सोर्स, तो उस समय तो हम इसको बड़ा कर नहीं सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम इसका मल्टीप्लायर बढ़ा सकते हैं। चलिए सेम सेटिंग के साथ पहले एक रेंडर निकालते हैं। लेकिन रेंडर निकालने के लिए ठीक से समझने के लिए पहले मैं जो हमारे दूसरे लाइट सोर्स लगे हुए हैं, पहले मैं उनको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, ताकि हमारे सीन में होने वाले सभी बदलाव को हम अच्छी तरीके से समझ सकें कि किस पैरामीटर को चेंज करने के बाद सीन में क्या चेंज हुआ है। चलिए इसको पर्सपेक्टिव व्यू में कन्वर्ट करके इसको थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं। यहाँ पे दो लाइट सोर्स लगे हुए हैं। एक तो सनलाइट है, इसको डिलीट कर देते हैं। जब हम सनलाइट को लगाते हैं तो उसके साथ इन्वायरमेंट लाइट भी आती है। उस समय हमारे पास ऑप्शन होता है कि सनलाइट के साथ हम इन्वायरमेंट लाइट भी लाएं या नहीं। तो उस वक्त मैंने इन्वायरमेंट लाइट को सिलेक्ट किया हुआ था, तो वो इन्वायरमेंट लाइट अभी भी हमारे सीन में है। आप अभी इस बात की चिंता मत कीजिए, जब सनलाइट के बारे में आपको बताऊंगा तो सारे इसके बारे में डिटेल से बताया जाएगा। अभी जो सीन में हमारी इन्वायरमेंट लाइट है, पहले हम उसे डिलीट कर देते हैं। उसके लिए हमें पहले अपने कीबोर्ड का 8 नंबर दबाना पड़ेगा, या इसके लिए आप रेंडरिंग के अंदर भी जाकर
इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो इन्वायरमेंट लाइट दी हुई है, आप इस पर राइट क्लिक करके या तो इसको सीधा क्लियर कर दीजिए या इसे अनचेक कर दीजिए। वापस अपने सीन को जूम कीजिए। ये जो विंडो पे लाइट लगाई है इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको भी डिलीट कर देते हैं। अब हमारे पास केवल ये वाली लाइट लाइट सोर्स रह गया है। कैमरा व्यू में जाते हैं। सबसे पहले तो इस प्लेन लाइट का साइज बढ़ा देते हैं। और इस टेबल को सिलेक्ट करके यहाँ से मूव कर देते हैं ताकि फ्लोर पे हम लाइट को देख सकें। अब रेंडर सेटअप में जाके जीआई ऑफ करके एक रेंडर निकाल लेते हैं। ये रेंडर निकल चुका है। आप फ्लोर पे देख पा रहे हैं नीचे जो लाइट पड़ रही है वो काफी सर्कुलेट नजर आ रही है, जबकि हमारा लाइट सोर्स ये प्लेन रेक्टेंगुलर है। चलिए प्लेन की जगह डिस्क को सिलेक्ट करके एक और रेंडर निकालते हैं। पुराने रेंडर में और इस रेंडर में आप फर्क देख पा रहे हैं। प्लेन लाइट को जब हमने डिस्क लाइट में कन्वर्ट करा तो हम देख रहे हैं कि उसका साइज छोटा होने के कारण लाइट में भी कमी आई है। इस एरिया में हम देख पा रहे हैं यहाँ पे लाइट ज्यादा है। यदि हम दूर की तरफ देखें तो वहां पे लाइट कम है। इन दोनों के बीच का जो एरिया होता है इसे कहते हैं हम फॉल ऑफ एरिया। इसे भी कंट्रोल किया जा सकता है। पहले इस विंडो को कैंसिल कर देते हैं। इसे भी। लाइट हमारी सिलेक्ट है। रेक्टेंगल डिस्क लाइट में जाइए या प्रीव्यू के अंदर आप सिलेक्टेड को चूज कीजिए। डायरेक्शनल के इस स्पिनर से आप फॉल ऑफ एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि हम इधर अमाउंट भरते हैं 0.5 तो इसका मतलब होता है 45 डिग्री। चलिए अब एक और रेंडर निकाल के देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारा फॉल ऑफ एरिया काफी कम हो गया है। इस बार हम यहाँ अमाउंट को 1 कर देते हैं और अब एक रेंडर निकाल के देखते हैं। हम देख पा रहे हैं एक अमाउंट भरने के बाद हमारा फॉल ऑफ एरिया एकदम गायब हो गया है। तो इस प्रकार से फॉल ऑफ एरिया को हम अपनी सुविधा के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। सीन में हमें जिस प्रकार की लाइट की आवश्यकता हो हम उस तरीके से लगा सकते हैं। फॉल ऑफ के पैरामीटर को यदि हम स्ट्रीट लाइट पे यूज करें तो हम एक कोनिकल टाइप की एक लाइट वहां पे लगा सकते हैं। इसके बाद कुछ अगले और ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसे बंद कर देते हैं। अमाउंट को वापस 0 पे सेट कर देते हैं। यहाँ पे लिखा डबल साइडेड ऑप्शन के अंदर। यदि हम डबल साइड को चेक कर देते हैं तो हमारे लाइट सोर्स दोनों ओर लाइट को फैलाएगा। एक बार रेंडर निकाल के देख लेते हैं इसको भी। तो आप देख सकते हैं दोनों तरफ से इल्यूमिनेट कर रहा है। इससे अगला ऑप्शन देखते हैं क्या है। इससे अगला ऑप्शन इनविजिबल का है। यदि हम इनविजिबल को चेक इन करते हैं तो हमारा लाइट सोर्स हमें नजर नहीं आएगा। चलिए इसका भी एक और रेंडर निकाल के देखते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमें वो लाइट सोर्स नजर नहीं आ रहा। इसके बाद अगला ऑप्शन है नो डिके। नो डिके का मतलब होता है फॉल ऑफ एरिया का खत्म हो जाना। कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट के पास रखा हो या दूर रखा हो, हर जगह समान रोशनी पहुंचेगी उसके पास। नो डिके का हम अपने 3D इन्वायरमेंट में ऐसे यूज करते नहीं है, फिर भी मैंने आपको बता दिया है। इसका एक रेंडर निकाल के देख लेते हैं किस तरीके का दिखता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कोई ऑब्जेक्ट लाइट सोर्स के पास में या दूर है, वो बराबर इल्यूमिनेट कर रहा है। तो इस प्रकार से हमारा नो डिके काम करता है। इसके बाद अगले ऑप्शन देख लेते हैं कुछ। इसके अगले जो ऑप्शन है ये मटेरियल से रिलेटेड होते हैं। इनका मैं एक अच्छा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ। मान लीजिए हमने इसे इधर इनविजिबल कर रखा है और अगर इसका ग्लास में हमें रिफ्लेक्शन दिखेगा तो बड़ा अजीब सा सीन लगेगा। तो ग्लास के अंदर ये रिफ्लेक्ट करे या ना करे तो वो हम यहाँ से डिसाइड करेंगे। यदि हम इसको यहाँ पे चेक इन नहीं करते हैं
तो इसका रिफ्लेक्शन कहीं पर भी नहीं आएगा। ठीक इसी प्रकार से ये दोनों ऑप्शन भी काम करते हैं, स्पेकुलर और डिफ्यूज का। जब हम मटेरियल पे काम करेंगे तब मैं इनके बारे में आपको डिटेल से बता दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो नए बच्चे 3D मैक्स सीख रहे हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। याद रखो, आप देश की इकाई हो। यदि आप अपनी स्किल बढ़ाते हो तो देश एक कदम आगे बढ़ जाता है। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। दोस्तों, वीरे में एक्सटीरियर लाइट के लिए हमारे पास कई ऑप्शन मौजूद होते हैं, जैसे कि वीरे सनलाइट, एनवायरनमेंट लाइट, डायरेक्ट लाइट और एटमॉस्फेयर में हम कभी-कभी एचडीआरए इमेज का भी यूज करते हैं लाइट के लिए। लेकिन हम अपने इस सीन के लिए कंप्लीट डे लाइट का यूज करेंगे। चलिए देखते हैं डे लाइट के सिस्टम को हम अपने सीन में कैसे यूज करते हैं। हमारा सीन डिफॉल्ट पर सेट है। हमने कोई भी लाइट नहीं लगाई है इसमें। यहाँ तक कि हमने डिफॉल्ट लाइट भी ऑफ कर रखी है। अगर हम इसका रेंडर अभी निकालते हैं तो देखिए हमारे पास क्या आउटपुट आएगा। रेंडर कंप्लीट हो चुका है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ भी हमें आउटपुट नहीं मिला। तो चलिए देखते हैं अपने सीन में हम डे लाइट को कैसे सेट करते हैं। इस विंडो को मिनिमाइज कर देते हैं। टॉप व्यू में जाते हैं। तो चलिए अपने कमांड पैनल में चलते हैं। यहाँ से लाइट को सिलेक्ट करते हैं। लाइट में वीरे और वीरे के अंदर यहाँ पे सनलाइट। लेकिन हम अपने सीन में यहाँ पे सनलाइट नहीं लगाएंगे। हम कंप्लीट डे लाइट सिस्टम को यूज करेंगे कि यहाँ हमें मिलेगा यहाँ पर। ये है हमारा सिस्टम्स। सिस्टम्स के अंदर हमें यहाँ पे डे लाइट सिस्टम मिल जाता है पूरा का पूरा। आप इस पर क्लिक करके इसे एक्टिव कीजिए। ये हमसे पूछ रहा है कि एक्सपोजर जो है इस सिस्टम के अंदर से आप यूज करेंगे या जो कैमरे में एक्सपोजर है आप उसको यूज करेंगे। हम अपने कैमरे में लगे हुए एक्सपोजर को ही यूज करेंगे, इसलिए इसको हम यहाँ पे अभी मना कर देते हैं। टॉप व्यू से जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे डे लाइट एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा। और जैसे ही अपना माउस छोड़ेंगे तो हम डे लाइट सिस्टम की हाइट कमांड में आ जाएंगे। और उसके बाद जब माउस छोड़ेंगे तो हम डे लाइट की पोजीशन को कंप्लीट कर चुके होंगे। चलिए, इससे पहले कि सीन में डे लाइट सेलेक्ट करें, 4 व्यू ऑप्शन में आ जाते हैं। डे लाइट सेट करने के पास यहाँ गेट लोकेशन में आइए। आप यहाँ से टाइम जोन सेलेक्ट कर सकते हैं या उससे भी आसान तरीका है, आप यहाँ से एशियन सब कॉन्टिनेंट में आइए। यहाँ पे क्लिक कीजिए और ओके कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे टाइम भर दीजिए, आपको किस समय का सन चाहिए। मैं भरता हूँ यहाँ पे सुबह 9:30। महीना रखते हैं अप्रैल। डेट रखते हैं 14। ईयर सेम ही रहने देते हैं। इस समय मेरी लाइट सेलेक्ट है। आप इसके मॉडिफायर में जाइए। यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है इसके अंदर आप सेलेक्ट कीजिए वीरेशन। जैसे आप वीरेशन को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा वीरेशन के साथ क्या आपको एनवायरनमेंट भी चाहिए, तो इसे कह दीजिए यस। अब इस सीन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं अपने पर्सपेक्टिव व्यू को, कैमरा व्यू को। डे लाइट सिस्टम हमारा सिलेक्ट होना चाहिए। स्काई लाइट में आइए यहाँ पे नीचे, इसको कर दीजिए नन। और यहाँ पे सन की पोजीशन दी हुई है। यहाँ पे डेट टाइम एंड लोकेशन जो हमने पहले सेट किया था उसी सेटिंग में कोई चेंज करना हो तो आप इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको वो सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी। गेट लोकेशन में जाके आप और लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं इसकी। चलिए इस सेटिंग के साथ एक रेंडर निकाल के देखते हैं। एक्सटीरियर लाइटिंग के और एडवांस वर्जन को हम अपने आने वाले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, जो नए बच्चे 3D मैक्स सीख रहे हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। याद रखो, आप देश की इकाई हो। यदि आप अपनी स्किल बढ़ाते हो तो देश एक कदम आगे बढ़ जाता है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।
दोस्तों इस वीडियो में एक्सटीरियर डे इन्वायरमेंट को कैसे सेट करते हैं उसके बारे में जानेंगे। इस दौरान हम डोम लाइट को ऑपरेट करना सीखेंगे। डोम लाइट की डे इन्वायरमेंट में जो सेटिंग होती है उसे देखेंगे। डोम लाइट के द्वारा एचडीआर लाइट सोर्स को कैसे यूज करते हैं उसे भी जानेंगे। एचडीआर लाइट क्या है, वो इन्वायरमेंट में किस प्रकार से इमेज होने के बावजूद भी लाइट सोर्स का काम करती है, रेंडरिंग की क्वालिटी को कैसे इंप्रूव किया जाता है, इन्वायरमेंट में विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए लाइट के मल्टीप्लायर के अलावा और कौन-कौन से तरीके हैं। इस वीडियो के लास्ट में जीआई एनवायरनमेंट में एचडीआर इमेज को कैसे इंपोर्ट करते हैं, इस बात पर चर्चा होगी। इस वीडियो में हम इन सब बातों को जानेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, कोई फालतू की बात नहीं होगी, सभी बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इसलिए इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा 15-20 मिनट में ये आपको सब समझा दूं। दोस्तों पिछली वीडियो में इस सीन के अंदर हमने डे लाइट सिस्टम लगाया था। सबसे पहले तो उसे डिलीट करते हैं। उसके लिए लेफ्ट में जाइए, यह है डे लाइट सिस्टम, इसको सेलेक्ट कीजिए और डिलीट कर दीजिए। वापस कैमरा व्यू में आ जाइए, एनवायरनमेंट में जाइए, यहाँ से इसको भी क्लियर कर दीजिए। अब हमारे इस सीन में कोई भी लाइट सोर्स नहीं है। चलिए एक रेंडर निकाल के देखते हैं। रेंडर कंप्लीट हो चुका है और आप देख सकते हैं हमारे सीन में कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे इस सीन में कोई लाइट सेटअप था ही नहीं। चलिए इसे कैंसिल कर देते हैं। पिछले से पिछले वीडियो में हमने वीरे, प्लेन लाइट, डिस्क लाइट और उस वीडियो में मैस लाइट को भी कवर कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो पिछले 2 वीडियो हमारे देख लीजिएगा। उन वीडियो में हमने इसे डिटेल में डिस्कस किया है। इस वीडियो में हम अपने सीन के अंदर डोम लाइट लगाएंगे। ये डोम लाइट है, इस पर आप क्लिक कीजिए और उसके बाद सीन में एक बार क्लिक कर दीजिए। क्रिएट मोड से बाहर आने के लिए माउस का राइट क्लिक कीजिए। अब एक बार रेंडर और निकालिए। हमारा ये रेंडर भी कंप्लीट हो चुका है। आप देख पा रहे हैं कुछ तो विजिबिलिटी आई है डोम लाइट लगाने के बाद। चलिए अब डोम लाइट का मल्टीप्लायर बढ़ाते हैं लाइट बढ़ाने के लिए। डोम लाइट सेलेक्ट होनी चाहिए, मॉडिफायर में जाएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लायर है, इसको 1 से बढ़ाकर कर दीजिए 40 और एक बार फिर रेंडर निकालिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं डोम लाइट का मल्टीप्लायर बढ़ाने से हमारे सीन में काफी रोशनी हो गई है। चलिए एक रेंडर और निकालते हैं, लेकिन इस बार रेंडर हम जीआई को ऑफ करके निकालेंगे। रेंडर सेटअप में जाते हैं, जीआई में जाते हैं और जीआई को ऑफ कर देते हैं। अब फिर रेंडर निकालते हैं। तो जीआई ऑफ करने के बाद हमारा एक और रेंडर कंप्लीट हो चुका है। अब इन दोनों रेंडरों को हम आपस में कंपेयर करके देखेंगे। यहाँ पे पिछला रेंडर जिसमें जीआई ऑन थी और ये दूसरा रेंडर जिसमें जीआई ऑफ है। अब दोनों रेंडर में आप फर्क आराम से देख पा रहे हैं कि कौन सा रेंडर शार्प है एकदम। आप देख पा रहे हैं ये जो किनारे पे लाइट बाउंस हो रही है ये नेचुरल नहीं लग रहा था, ये जीआई की वजह से हो रहा था। तो इससे हम कह सकते हैं एक्सटीरियर में हमें जीआई की इतनी जरूरत होती नहीं है। पिछली बार हमने लाइट को बढ़ाने के लिए डोम लाइट का मल्टीप्लायर बढ़ाया था। इस बार हम अपने फिजिकल कैमरे के थ्रू लाइट को बढ़ाएंगे। चलिए कैमरा सेलेक्ट करते हैं सबसे पहले तो। उसके मॉडिफायर में जाते हैं, मॉडिफायर में हम इसका एफ नंबर घटाकर कर देते हैं 6 और शटर स्पीड को घटाकर कर देते हैं 100 और अब रेंडर निकाल के देखते हैं। इस रेंडर को कैंसिल कर देते हैं, काफी ज्यादा लाइट हो गई है यहाँ पर। एफ नंबर को 8 रहने देते हैं। अब रेंडर निकालते हैं। ये रेंडर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब पिछली इमेज को इस इमेज के साथ कंपेयर करके देखते हैं।
हमने कैमरे की शटर स्पीड 360 से घटाकर 100 पर कर दी थी, जिसकी वजह से हमारी इमेज इतनी ब्राइट हो गई है। चलिए इस विंडो को क्लोज कर देते हैं अभी। अभी हम इस डोम लाइट को एज ए लाइट सोर्स यूज कर रहे थे। अब इस डोम लाइट में हम एचडीआरआई इमेज लगाएंगे, उस एचडीआरआई इमेज को हम लाइट सोर्स की तरह यूज करेंगे। इससे पहले कि मैं एचडीआरआई इमेज इंपोर्ट करूं, मैं आपको एचडीआरआई इमेज के बारे में कुछ बताना चाहता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। सबसे पहले तो मैं आपको एचडीआरआई की फुल फॉर्म बता देता हूँ। एचडीआरआई की फुल फॉर्म होती है हाई डायनेमिक रेंज इमेज। ये काफी ज्यादा हैवी फाइल होती है। इसको हम एज ए लाइट सोर्स भी यूज कर सकते हैं। इसको हम लाइट सोर्स की तरह कैसे यूज कर पाते हैं, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, अभी मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए ये हमारा एक लैंडस्केप है। यहाँ पर आपको अलग अलग डायरेक्शन में कैमरे नजर आ रहे हैं, और ये हमारे उस एनवायरनमेंट का एटमॉस्फेयर है। इसको जरा हम रोटेट करके देख लेते हैं एक बार। जो हमारी एच डी आर आई इमेज होती है वो इसके अंदर रैप हो जाती है अंदर की तरफ से। या आप उसे समझ लीजिए, एच डी आर आई इमेज आसमान की एक ऐसी तस्वीर होती है जो कि चारों तरफ के आसमान को हमें दिखाती है। यदि उस एच डी आर आई इमेज में कहीं पर सूरज चमक रहा है तो उसे वो एज ए सनलाइट यूज करेगा। यदि उस इमेज में सूरज नहीं है तो वो पूरे आसमान को एज ए लाइट सोर्स यूज करेगा एटमॉस्फेयर की तरह। यदि हमारे सीन में अलग अलग एंगल पर कैमरे लगे हुए हैं, तो जिस कैमरे के सामने एचडीआरआई इमेज का जो पोर्शन होगा उसी को वो स्काई के रूप में दिखाएगा। यदि आपने एनिमेटेड कैमरा लगाया है तो स्काई भी आपको एनिमेशन के हिसाब से मूव होता हुआ नजर आएगा। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको एचडीआरआई इमेज को हम किस प्रकार से अपने सीन में यूज करते हैं। आप डोम लाइट को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ जनरल के अंदर नीचे नो मैप पर आप क्लिक कीजिए। वीरे विट मैप, इस पर डबल क्लिक कीजिए। आप एच डी आर इमेज को सिलेक्ट कीजिए जहां पे आपने एच डी आर इमेज रखी होगी। एच डी आर इमेज आपको इंटरनेट पर काफी फ्री भी मिल जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा इसको। यदि आप एच डी आर इमेज का प्रीव्यू देखना चाहते हैं, इस पर क्लिक कीजिए। ये इसका प्रीव्यू यहाँ दिखा देगा। ये मॉर्निंग का टाइम है जब सूरज निकल रहा है। हम इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। नीचे ऑप्शन में इसको इनविजिबल ही रखते हैं अभी, और अब एक रेंडर निकालते हैं। ये रेंडर कंप्लीट हो चुका है। इस रेंडर को कंप्लीट होने में लगभग 2 मिनट 17 सेकंड लग गए। जैसे कि आपको पता है कि हमारी एच डी आर इमेज जो थी वो सुबह के टाइम की थी, इसलिए हमें इस बिल्डिंग की परछाई हमें यहाँ पर नजर आ रही है। चलिए एक रेंडर और निकालते हैं। डोम लाइट को हमने इनविजिबल कर रखा था, अब उसको विजिबल करके हम निकालते हैं। इसे अनचेक करने के बाद हमने अपनी एच डी आर आई इमेज को विजिबल कर दिया है। अब एक रेंडर निकालते हैं। हमारा ये रेंडर कंप्लीट हो चुका है। इस बार हमने एच डी आर इमेज को विजिबल कर रखा था, तो आप रेंडर में पीछे आसमान देख सकते हैं उस एच डी आर इमेज का। चलिए इस एच डी आर इमेज को इस डोम लाइट के साथ लॉक करके देखते हैं। उसके लिए आप डोम लाइट में जाइए। यहाँ पे लॉक का ऑप्शन है, आप इसको ऑन कीजिए। अब आप इस डोम लाइट को थोड़ा सा रोटेट कीजिए। जितना आपने इसको रोटेट किया है उसी हिसाब से हमारा पूरा आसमान रोटेट हो चुका है। चलिए एक रेंडर निकाल के देखते हैं। ये सीन भी रेंडर हो चुका है।
हमने डूम लाइट के साथ HDRI इमेज को लॉक कर दिया था। उसके बाद जब हमने डूम लाइट को रोटेट किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आसमान भी रोटेट हो गया है। देखिए, अलग अलग प्रकार की HDRI लाइट सोर्स जो होती है हमारे सीन को काफी प्रभावित करती है। हमें उसको अपने सीन के हिसाब से ही सेलेक्ट करना चाहिए। चलिए हम एक दूसरी HDRI इमेज को निकालते हैं। इसमें कोई सेटिंग चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ इमेज चेंज करेंगे और इस रेंडर का देखिए आप लुक एकदम चेंज हो जाएगा। फिलहाल हम इसे बंद कर देते हैं। जो हमारी पुरानी HDRI है उसे क्लियर कर देते हैं। दूसरी HDRI को हम इंपोर्ट करते हैं। ये पिछली इमेज के मुकाबले काफी ब्राइट है। चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। अब एक रेंडर निकालते हैं। ये रेंडर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इन दोनों इमेजों को आपस में कंपेयर करके हम देखते हैं कि इनमें क्या फर्क आया है। ये हमारी पहली इमेज थी, ये हमारी दूसरी इमेज है। तो इन दोनों इमेजों को कंपेयर करने से हम इस नतीजे पर पहुंचे कि हमारे पास HDRI इमेज का एक बड़ा कलेक्शन होना जरूरी है, ताकि सीन के हिसाब से हम एनवायरनमेंट लगाकर उस हिसाब की लाइटिंग कर सकें। ये वाला सीन जो था हमारा 1 मिनट 40 सेकंड में निकला है। चलिए एक हम थोड़ा सा रेंडरिंग सेटिंग में थोड़ी सी चेंज करके देखते हैं और फिर देखेंगे कि क्वालिटी और रेंडरिंग टाइम में कुछ फर्क पड़ा है या नहीं। रेंडर सेटअप खोल लेते हैं। डायरेक्ट VRA में जाते हैं। यहाँ पे प्रोग्रेसिव की जगह हम लेते हैं बकेट। इसे 24 ही रहने देते हैं। जहां तक मेरा अनुभव है 24 के बाद अगर हम अपने सब डिवीजन बढ़ाते हैं तो क्वालिटी में कोई ज्यादा इंप्रूवमेंट तो होता नहीं है, लेकिन हमारा रेंडरिंग टाइम बढ़ जाता है। हाँ, नॉइज को कम करने के लिए हम इधर इसे वापस 00.007 कर देते हैं। और हमने और कोई चेंज नहीं किया है, सिर्फ बकेट ले लिया है प्रोग्रेसिव की जगह। अब एक रेंडर निकाल के देखते हैं। ये रेंडर भी कंप्लीट हो चुका है। मात्र 1 मिनट 32 सेकंड में ये पूरा हो गया है। यानी कि हमारे रेंडरिंग टाइम कोई बहुत ज्यादा इंक्रीज तो नहीं हुआ, लेकिन क्वालिटी में देखते हैं क्या फर्क पड़ा है। हम देख पा रहे हैं जो हमने दूसरा रेंडर निकाला उसमें नॉइज कम है पहले के मुकाबले। यानी कि हम थ्रेश होल्ड को और ज्यादा घटा दें तो हमारे इमेज और भी ज्यादा शार्प हो जाएगी। आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे जिगजैग जिगजैग सा नजर आ रहा है ये। इसको ठीक किया जाता है रेजुलेशन के हिसाब से। थोड़ा और जूम करके देखते हैं। इसे और ज्यादा शार्प किया जा सकता है। यदि हम अपने इस रेंडर का रेजुलेशन बढ़ा दें तो ये एरिया काफी क्लियर नजर आएगा। चलिए एक हाई रेजोल्यूशन पे एक रेंडर और निकाल लेते हैं। कॉमन में जाते हैं और इसको फुल HD कर देते हैं। अब एक रेंडर निकालते हैं। चलिए हाई डेफिनेशन का भी हमारा रेंडर कंप्लीट हो गया है। अब दोनों इमेजों को आपस में कंपेयर करके देखते हैं कि इनकी क्वालिटी में क्या फर्क आया है। पहले थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसे। अब देखिए क्वालिटी में इंप्रूवमेंट। इसका मतलब ये हुआ अगर आप और ज्यादा हाई रेजोल्यूशन की इमेज निकालते हैं तो आपका रेंडर और भी ज्यादा शार्प आएगा। देखिए नीचे ग्राउंड लेवल पे पूरा टेक्सचर अप्लाई किया हुआ है और बिल्डिंग्स पर टेक्सचर नहीं है। और जबकि ग्राउंड पर और बिल्डिंग पर दोनों जगह एक ही लाइट सोर्स है।
तो इस बात से हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि अच्छे टेक्सचर का इमेज की क्वालिटी में बहुत हाथ होता है। तो हम ये कह सकते हैं लाइटिंग, टेक्सचर और रेंडरिंग की थोड़ी सी बेसिक सेटिंग अगर हम ठीक करें तो हमारी इमेज काफी अच्छी क्वालिटी की निकल सकती है। चलिए इस सीन में मैं दो छोटे छोटे से चेंज करके इस एक्सटीरियर लाइट के सेटअप को कंप्लीट करता हूँ, ताकि इसे देखकर आप अपने एक्सटीरियर के प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकें। चलिए दो मामूली से चेंज और इस सेटिंग में मैं कर देता हूँ। आप पहले तो कैमरा को सिलेक्ट कीजिए, मॉडिफायर में जाइए, यहाँ की जो शटर स्पीड है इसकी ये घटा के कर दीजिए आप 55, और एफ नंबर को कर दीजिए 8.5। इसके बाद रेंडर एलिमेंट में जाइए, यहाँ पे आप वीरे डिनोइजर ऐड कर दीजिए इसमें और रेंडर निकालिए। ये रेंडर कंप्लीट हो चुका है। अब इसको पिछली इमेज से कंपेयर करते हैं। आप देखिए यहाँ पे एक तो लाइट हमारी पर्याप्त मात्रा में आ गई है। दूसरा यहाँ से नॉइज को देख लीजिए, एकदम चले गए हैं। ये नॉइज चले गए हैं हमारे, हमने जो रेंडर एलिमेंट्स में जो हमने डिनोइजर ऐड किया था ये उसके वजह से गए। इस सेटिंग के साथ जब आप अपने एक्सटीरियर के प्रोजेक्ट का रेंडर निकाल लें और आपको उसे फाइनल टचअप देना हो, तो आप वीरे फ्रेम बफर लेयर पोस्ट प्रोसेसिंग के द्वारा आप ये कर सकते हैं। आप उसमें लेवल, कंट्रास्ट, कलर, एक्सपोजर इन सबको ट्यून कर सकते हैं। यदि आपने लेयर पोस्ट प्रोसेसिंग को नहीं देखा है तो हमारे वीडियो नंबर 80 को देखें हमारे चैनल पर जाकर, वहां पे डिटेल में इस बारे में बताया गया है। चलिए आखिर में जीआई के अंदर इन्वायरमेंट लाइट को भी देख लेते हैं। उसके लिए मुझे सीन वापस रीसेट करना पड़ेगा। मैंने ये सीन रीसेट कर लिया है। सबसे पहले एक रेंडर निकाल के देखते हैं। सीन रेंडर हो चुका है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। वो इसलिए क्योंकि इस समय हमारे पास कोई भी लाइट सोर्स नहीं है। अब जीआई इन्वायरमेंट लाइट को देखते हैं। सबसे पहले रेंडर सेटअप खोलिए, जीआई में जाइए, ये देख लीजिए ये ऑन होना चाहिए। उसके बाद वीरे में जाइए, यहाँ पे एनवायरनमेंट है, यहाँ पे जीआई को ऑन कर दीजिए। अब एक रेंडर निकालिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये वाला सीन भी रेंडर हो गया है, लेकिन यहाँ पे विजिबिलिटी बहुत कम है। चलिए जीआई इन्वायरमेंट का मल्टीप्लायर बढ़ाते हैं। ये जीआई इन्वायरमेंट का मल्टीप्लायर है, इसे बढ़ाकर आप 40 और 50 के बीच में कर दीजिए। मैं इसे 50 कर देता हूँ। अब रेंडर निकालते हैं। इस इन्वायरमेंट लाइट का आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप इस पर क्लिक कीजिए, कोई भी कलर सेलेक्ट कर लीजिए आप यहाँ से, ताकि इमेज में फर्क आराम से पता लग जाए। देख रहे हैं यहाँ पे सारा रेडिश हो गया। मैं इसको यहीं पे भी कैंसिल कर देता हूँ। चलिए देखते हैं जीआई में एचडीआरआई इन्वायरमेंट कैसे लगाते हैं। चलिए सबसे पहले मटेरियल स्लॉट खोलिए, बिटमैप को उठाकर यहाँ पे कैनवस पे रखिए। यहाँ से एचडीआरआई इमेज को ब्राउज कीजिए और अपने सीन में उसे इंपोर्ट कर लीजिए। ओवरऑल मल्टीप्लायर को बढ़ा के कर दीजिए 500 और उसको सीधा कनेक्ट कर दीजिए जीआई इन्वायरमेंट से और इंस्टेंस रखिएगा, इसे ओके कर दीजिए। अब एक रेंडर निकाल के देखते हैं। तो हमारा रेंडर कंप्लीट हो चुका है। तो आपने देखा
जीआई में किस प्रकार एचडीआरआई इमेज का एनवायरनमेंट हम ऐड कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। और जो नए बच्चे 3D मैक्स सीख रहे हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। याद रखो, आप देश की इकाई हो। यदि आप अपनी स्किल बढ़ाते हो तो देश एक कदम आगे बढ़ जाता है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, अब हम बात करेंगे आईईएस लाइट के बारे में। आईईएस लाइट का प्रयोग इंटीरियर या एक्सटीरियर में सीन की लाइटिंग के लिए नहीं किया जाता, बल्कि इसका प्रयोग हम अपने सीन में डेकोरेटिव लाइट की तरह करते हैं। आईईएस एक डिफरेंट तरीके के लाइट सोर्स होता है जो कि हमें लाइट सोर्स से निकलने वाली किरणों को कंट्रोल करने की सुविधा देता है। रियल लाइफ में जब हम किसी लाइट सोर्स के आगे लेंस लगाकर उसकी किरणों को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक इसी प्रकार आईईएस लाइट के भी बहुत से प्रकार उपलब्ध होते हैं। आप उनमें से अपनी सीन की जरूरत के हिसाब से किसी को भी सेलेक्ट करके अपने लाइट सोर्स में लगा सकते हैं। आईईएस की फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंट सॉल्यूशन है, वो भी तब जब हम ग्राफिक या 3D इन्वायरमेंट लाइटिंग के बारे में बात कर रहे हो। इस वीडियो में आईईएस लाइट सोर्स को अपने सीन में लगाना, आईईएस टाइप को लाइट सोर्स में इंपोर्ट करना, उसको चेंज करना और उसके इल्यूमिनेशन को कंट्रोल करने के लिए ओवरराइड रेट को चेंज करना सीखेंगे। सबसे पहले तो जी बटन दबा के इस ग्रिड को ऑफ कर देते हैं। फ्रंट व्यू में जाते हैं, आईईएस लाइट को सिलेक्ट करते हैं और इस तरीके से इसको यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। टॉप व्यू में जाते हैं, इसको इसका टारगेट और आईईएस लाइट दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको शिफ्ट कर देते हैं अंदर की तरफ। अब एक बार कैमरा व्यू में जाते हैं, इस लाइट को थोड़ा और दीवार के पास ले जाते हैं। इस सीन में आईईएस लाइट के अलावा कोई भी लाइट सोर्स नहीं है। चलिए एक रेंडर निकाल के देखते हैं। आप यहाँ पर आईईएस लाइट का कुछ इल्यूमिनेशन देख पा रहे हैं। अभी तो देखने में ये लाइट एकदम नॉर्मल लग रही है। दरअसल आईईएस लाइट थोड़ा डिफरेंट तरीके से काम करती है। इस आईईएस लाइट सोर्स में हमें आईईएस की फाइल इंपोर्ट करनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं उसको कैसे इंपोर्ट करते हैं। पहले तो इसको कैंसिल कर देते हैं। लाइट सेलेक्ट होनी चाहिए हमारी, मॉडिफायर में जाना, यहाँ पे आईईएस फाइल लिखा है, आप नन पे क्लिक कीजिए। जहां पे आपने आईईएस फाइल रखी होगी आप उस जगह पे जाइए, वहां से फाइल को सिलेक्ट कीजिए और ओपन कर लीजिए। अभी हमने इसमें कोई भी चेंज नहीं किया है। अब एक सिर्फ रेंडर निकाल के देखते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आईईएस लाइट का अपना बिहेवियर चेंज हो गया है, उसकी रेज हमें नजर आ रही है। दरअसल आईईएस फाइल जो हमने इंपोर्ट की थी वो एक तरीके का डिजिटल लेंस है जो हम इसके आगे लगा देते हैं। यदि हमारे पास आईईएस लाइट के डिफरेंट कलेक्शन है तो हम उनको चेंज करके भी देख सकते हैं। चलिए देखते हैं उस फाइल को चेंज कैसे करते हैं। इसको कैंसिल कीजिए। उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, वापस यहाँ पे क्लिक कीजिए और किसी दूसरी फाइल को सिलेक्ट कर लीजिए और उसे ओपन कर लीजिए और रेंडर निकाल के देखिए। यदि आपको इस लाइट का इल्यूमिनेशन बढ़ाना हो तो उसके लिए आप यहाँ कलर के नीचे ओवरराइड इंटेंस दिया हुआ है। इसमें दो ऑप्शन है, एक तो रीस्केल और दूसरा ऑप्शन है रिप्लेस। आप रिप्लेस को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से जो इसकी इंटेंसिटी है इसको बढ़ा दीजिए। यहाँ पे कर दीजिए सीधा 8000 और फिर रेंडर निकालिए। दीवार में लगे हुए हैंगिंग लैंप के नीचे इस लाइट को लगा के आप अपने इंटीरियर को एक अच्छा लुक दे सकते हैं। आप इस बात का ध्यान रखिएगा, हर आईईएस फाइल की इल्यूमिनेशन की जो इंटेंसिटी होती है वो डिफरेंट होती है। वो आपको अपने सीन के हिसाब से चेंज करनी पड़ेगी। यदि आपको आईईएस लाइट फाइल इंटरनेट पे नहीं मिल रही है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजिए। मैं आईईएस लाइट की जो फाइल है आपको दे दूंगा।
यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, जो नए बच्चे 3D मैक्स सीख रहे हैं, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। याद रखो, आप देश की इकाई हो, यदि आप अपनी स्किल बढ़ाते हो तो देश एक कदम आगे बढ़ जाता है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वीरे एम्बिएंट लाइट की। वीरे की एम्बिएंट लाइट और दूसरी लाइटों में एक सबसे बड़ा फर्क ये है कि वीरे एम्बिएंट लाइट में डिफ्यूज एरिया नहीं होता। मतलब लाइट सोर्स के पास में अधिक रोशनी और लाइट सोर्स से दूर कम रोशनी, इन दोनों के बीच के एरिया को हम डिफ्यूज एरिया कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वीरे एम्बिएंट लाइट फ्लैट लाइट की तरह काम करती है। इससे होता क्या है कि ऑब्जेक्ट लाइट के पास हो या दूर, दोनों पर समान रोशनी पड़ती है। कुछ 3D लाइटिंग आर्टिस्ट इस लाइट का प्रयोग सीन में उन एरिया में रोशनी करने के लिए भी करते हैं जहां पर कोई नेचुरल लाइट का सोर्स ना लगा हो। मतलब खिड़की या किसी बल्ब की रोशनी वहां ना जा रही हो, मगर उस एरिया को दिखाना भी जरूरी है। तो कभी कभी उस जगह में रोशनी करने के लिए एम्बिएंट लाइट का प्रयोग फिलर के रूप में किया जाता है, लेकिन इसके लिए अनुभव होना जरूरी है। इस वीडियो में हम वीरे एम्बिएंट लाइट के लगभग सभी पैरामीटर देखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप जो बात सीख पाएंगे वो इस प्रकार है। आप एम्बिएंट लाइट के बेसिक पैरामीटर को कंट्रोल करना सीख जाएंगे। एम्बिएंट लाइट के जीआई को कंट्रोल करना सीखेंगे। एम्बिएंट लाइट किस ऑब्जेक्ट पर पड़नी चाहिए और किस पे नहीं, ये भी आप डिसाइड कर पाएंगे। टेक्सचर को लाइट सोर्स की तरह कैसे यूज किया जाए, ये भी आप सीख पाएंगे। और एम्बिएंट लाइट को मूवी प्रोजेक्ट की तरह कैसे यूज किया जाए, ये भी आप इसी वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए, टॉप व्यू में जाकर सबसे पहले एम्बिएंट लाइट को लगाते हैं। टी बटन दबाकर अपने टॉप व्यू में आ जाइए। एम्बिएंट लाइट के लिए आप पहले लाइट को सिलेक्ट कीजिए ग्रेड पैनल पे। इसके अंदर आपको वीरे मिलेगा। वीरे के अंदर ही एम्बिएंट लाइट है। आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं या डायरेक्ट यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट कीजिए, टॉप व्यू से यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। फ्रंट व्यू में आइए, इसको थोड़ा सा ऊपर की ओर उठा लीजिए। सी दबा के कैमरा व्यू में आइए। अब एक रेंडर निकाल लीजिए। एम्बिएंट लाइट के साथ ये रेंडर कंप्लीट हो चुका है। इसको मिनिमाइज कर दीजिए। लाइट हमारी सिलेक्ट है, लाइट के मॉडिफायर में जाइए। सबसे ऊपर लाइट को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन है। यदि आप इसको अनचेक करते हैं और फिर रेंडर निकालते हैं तो आपके सीन में कोई भी लाइट सोर्स नहीं होगा। इसको भी कैंसिल कर देते हैं। इस लाइट को इनेबल कर देते हैं। इसके नीचे मोड दिया है। मोड में तीन ऑप्शन है। एक, लाइट के साथ जीआई। दूसरा, केवल लाइट। और तीसरा, केवल जीआई। अभी हमने जो रेंडर निकाला था वो लाइट के साथ जीआई ऑन था उसमें। अब एक डायरेक्ट लाइट के साथ रेंडर निकालते हैं जिसमें जीआई ऑन नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जीआई ऑन नहीं है तो किस तरीके का हमारा रेंडर आया है। इन दोनों इमेज को आपस में कंपेयर करके देख लेते हैं। ये जीआई के साथ और विदाउट जीआई। ये देखिए। अब एक रेंडर निकालते हैं, केवल उसमें जीआई ऑन रखेंगे। तो इसमें इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, केवल जीआई के साथ हमारे पास इस प्रकार का रेंडर आ रहा है। चलिए, इसको अभी कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पर इसे वापस लाइट प्लस जीआई कर देते हैं। इसके नीचे जीआई मिनिमम डिस्टेंस दिया हुआ है। यदि आप इसको 0 पे रखते हैं तो जीआई अपने फुल थ्रोट पर काम करेगा। यदि आप इसका अमाउंट 1 कर देते हैं तो हमारे यहाँ पे जीआई काम नहीं करेगा। एक बार रेंडर निकाल के देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लाइट के बाउंस लगभग खत्म हो गए। चलिए, इस रेंडर को भी कैंसिल करते हैं। यदि आप इसको 0.5 रखेंगे तो जीआई अपनी आधी स्ट्रेंथ पर काम करेगा। चलिए, फिलहाल हम इसको 0 पे कर देते हैं। इसके नीचे कलर है, जो बाय डिफॉल्ट डार्क ग्रे पे सेलेक्ट होता है। यदि हम इसको थोड़ा सा लाइट करें तो हम देखेंगे हमारे सीन में लाइट बढ़ जाएगी। तो आप देख पा रहे हैं हमारा सीन और ज्यादा इल्यूमिनेट हो गया। चलिए, इस रेंडर को यहीं कैंसिल कर देते हैं। इसे वापस अपने डिफॉल्ट कलर पे ले जाते हैं। इसके नीचे लाइट की इंटेंसिटी दी है, जिसके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। यदि हम इसको बढ़ाकर 3 कर दें तो हमारी लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। इंटेंसिटी के नीचे लाइट मैप दिया हुआ है, जो कि अभी चेक इन है और 100% पर सेट है। चलिए, अपनी लाइट में एक मैप के रूप में एक टेक्सचर लगाते हैं। इस टेक्सचर को सिलेक्ट कर लेते हैं।
और अब एक रेंडर निकालते हैं। तो आप देख पा रहे हैं वो टेक्सचर हमारे सभी ऑब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। चलिए इसको यहीं पे कैंसिल करते हैं अभी। अगला जो ऑप्शन है वो एक्सक्लूड का है। एक्सक्लूड इंक्लूड का एकदम अपोजिट होता है। चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। इस सेक्शन में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उन सभी पे हमारी वीरे एम्बियंट लाइट पड़ेगी। यदि उनमें से किसी ऑब्जेक्ट को हमें हटाना है, हम चाहते हैं कि उस पर वीरे एम्बियंट लाइट ना पड़े, तो उसे हमें यहाँ से इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। इधर जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे उस पर वीरे लाइट नहीं पड़ेगी। चलिए हम इस सीन में से सारे टी पॉट हटा देते हैं पहले तो। और बॉक्स नंबर 1 भी हटा देते हैं। बॉक्स नंबर हमारा सबसे बड़ा बॉक्स है जिसके अंदर ये सारे हमने एनवायरनमेंट बना रखा है। अब हमारे पास दो बॉक्स एक सिलेंडर बचा है। और इनको भी हटा देते हैं, जो छोटे छोटे टी पॉट का हमने ग्रुप बना रखे हैं। और ओके कर देते हैं। अब एक रेंडर निकालते हैं। आप देख पा रहे हैं उन्हीं ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ी है जिनको हमने इंक्लूड किया हुआ था, और जिन ऑब्जेक्ट को हमने एक्सक्लूड किया था उन पे किसी पे भी हमारी वीरे एम्बियंट लाइट नहीं पड़ रही है। चलिए इस रेंडर को हम यहीं पे कैंसिल कर देते हैं अभी। पिछली बार एम्बियंट लाइट में हमने टेक्सचर यूज किया था, लेकिन इस बार एम्बियंट लाइट में हम टेक्सचर नहीं, एवीआई मूवी का यूज करेंगे। चलिए देखते हैं एवीआई मूवी इस बॉक्स पे रिफ्लेक्ट करेगी प्रोजेक्टर मूवी की तरह, जितने भी ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं लाइट के अंदर। सबसे पहले तो इस टेक्सचर को क्लियर कर दीजिए। वापस इस पर क्लिक कीजिए। जनरल के अंदर बिटमैप पे जाइए। यहाँ से कोई भी एवीआई मूवी सेलेक्ट कीजिए और उसे ओपन कर दीजिए। स्लाइडर को आप 10 पे लाइए और एक रेंडर कीजिए। आप देख पा रहे हो वो एवीआई मूवी यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रही है। चलिए इसे भी कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद फ्रेम को थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ाते हैं, 50 तक ले जाते हैं। अब फिर रेंडर निकालते हैं। इसे एक बार फिर कैंसिल करते हैं। अपने स्लाइडर को बिल्कुल एंड में ले जाते हैं। अब फिर रेंडर करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बार फिर आप चेंज देख पा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ यदि हम अपने वीडियो एम्बियंट लाइट में किसी एवीआई मूवी को एज ए टेक्सचर लगाएं और केवल उसी ऑब्जेक्ट को इंक्लूड रखें, तो हम उस ऑब्जेक्ट पर उस मूवी को एज ए प्रोजेक्टर की तरह चला सकते हैं। चलिए इसको यहीं पे कैंसिल करते हैं। एक रेंडर और निकालते हैं इस बॉक्स के साथ। बॉक्स नंबर 1 हमारे यहाँ पर है। इसको इसमें इंक्लूड कर लेते हैं और ओके कर देते हैं। फिर एक बार रेंडर निकालते हैं। यदि आपको 3D व्यू में इस प्रकार का एनिमेशन चाहिए हो जहां पे चारों तरफ दीवार पे कोई मूवी चल रही हो, तो आप इससे काफी अच्छे इफेक्ट बना सकते हैं। चलिए लास्ट रेंडर निकालते हैं वीरे लाइट के साथ। इसको कैंसिल कीजिए। एम्बियंट लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा के कर देते हैं 6। टॉप व्यू में जाते हैं, वीरे लाइट सेलेक्ट करते हैं, फ्रंट पर आते हैं, इसको थोड़ा सीलिंग की तरफ ले जाते हैं और इसे इनविजिबल कर देते हैं। इसका मल्टीप्लायर 30 से घटाकर कर देते हैं 20। कैमरा व्यू में जाते हैं और एक रेंडर निकालते हैं। तो इस प्रकार से आप वीरे लाइट के साथ एम्बियंट लाइट का यूज कर सकते हैं और इसके साथ काफी सारे अच्छे आप इफेक्ट बना सकते हैं। इन दीवारों पर, इन ऑब्जेक्ट पर जिस प्रकार के भी आप एनिमेटेड मूवी चलाएंगे वो सब यहाँ पे चलेंगी। तो इस प्रकार से आप एक अच्छा इफेक्ट बना सकते हैं। इस चैप्टर को खत्म करने से पहले दो छोटी सी बातें रह गई, उनको मैं बता देता हूँ। इस लाइट का येलो कलर किस लिए नजर आ रहा है हमें? इसके मॉडिफायर में जाइए, क्योंकि यहाँ पे हमने येलो कलर सेलेक्ट किया हुआ है। इसके अलावा इसमें एक और ऑप्शन है एक्सपोजर का। यदि आप इसको ऑन रखकर रेंडर निकालते हो तो आपकी इमेज में एक्सपोजर ज्यादा होगा, लेकिन आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए इसको ऑफ ही रहने देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक्सपोजर को कंट्रोल करने के लिए और भी बहुत सारे तरीके हैं।
चलिए इस चैप्टर को भी यहीं समाप्त करते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जो नए बच्चे 3D मैक्स सीख रहे हैं, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। याद रखो, आप देश की इकाई हो, यदि आप अपनी स्किल बढ़ाते हो तो देश एक कदम आगे बढ़ जाता है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।